झूठा सच उपन्यास 1958 से 1960 हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का सर्वोत्कृष्ट एवं बृहत्काय उपन्यास है। यह 2 भागों में विभक्त है, वतन और देश तथा देश का भविष्य नाम से। इस महाकाय उपन्यास में विभाजन के समय देश में होने वाले भीषण रक्तपात एवं भीषण अव्यवस्था तथा स्वतंत्रता के उपरांत चारित्रिक स्खलन एवं विविध विडंबनाओं का व्यापक फलक पर कलात्मक चित्र उकेरा गया है। यह उपन्यास हिंदी साहित्य के सर्वोत्तम उपन्यासों में परिगण्य माना गया है। यह उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग वतन और देश 1958 ईस्वी में विप्लव कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ और दूसरे भाग देश का भविष्य का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। इसके पहले भाग में लाहौर के भोला पांधे की गली के परिवारों के बहाने जन सामान्य के जीवन का चित्रण करते हुए देश के विभाजन एवं उससे उत्पन्न भीषण सांप्रदायिक दंगे आदि का चित्रण करते हुए शरणार्थियों के एक देश छोड़कर दूसरे में पलायन की व्यवस्था तक का चित्रण किया गया है। दूसरे भाग में देश के निर्माण में होने वाली चूकों, नेताओं की भ्रष्टता, क्रांतिशील चेतना के भटकाव, स्वार्थ लिप्सा की ट्रेजेडी में फंसा मध्यवर्ग और इस सब के बावजूद जनता के निर्णायक विजयनी शक्ति का सांकेतिक चित्रण विस्तृत फलक पर किया गया है। झूठा सच उपन्यास की विषय वस्तु। झूठा सच के प्रमुख पात्र हैं जयदेवपुरी, उसकी बहन तारा और जयदेवपुरी की पत्नी कनक। तारा और जयदेवपुरी का एक परिवार है, कनक का दूसरा परिवार है। इन दोनों परिवार की कहानियों के माध्यम से उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है और अत्यधिक विस्तार में जाकर बहुआयामी हो जाती है। झूठा सच की कहानी सन 1947 में भारत की आज़ादी के समय मचे भयंकर दंगे की पृष्ठभूमि के रूप में बुनी गई है। ब्रिटिश औपनिवेशिकता, उसकी फूट डालों और राज करो की नीति तथा मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र का सिद्धांत से मिलकर बृहत्तर भारतीय समाज में स्वतः मौजूद छुआछूत की निम्न भावना एवं सांप्रदायिकता की दबी चेतना ऐसी उभरी कि पूरा भारतवर्ष ऐसी ज्वाला से धधक उठा जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल पाता है। मानवीय यातना के इतिहास में यह विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना मानी जाएगी। लगभग एक दशक 1946 से 56 तक इस उपद्रव का प्रभाव बना रहा। तात्कालिक ही सही पर वहशी भावनाओं की गिरफ्त में आए हिंसक पशु बने मनुष्यों द्वारा सांप्रदायिक दंगों में हजार हजार व्यक्ति मौत के घाट उतार डाले गए, लाखों विस्थापित हो गए, स्त्रियों और बच्चों के साथ अनुमानिक अत्याचार किए गए और पूरे देश की एक विशाल जनसंख्या को अपने देश या वतन छोड़कर भारत या पाकिस्तान में नए सिरे से बसना पड़ा। झूठा सच के प्रथम भाग वतन और देश में इन स्थितियों का अत्यंत मार्मिक एवं विस्तृत चित्रण किया गया है। इस भाग के अंत में शरणार्थियों को लेकर आने वाली एक बस का ड्राइवर कहता है, रब ने जिन्हें एक बनाया था, रब के बंदों ने अपने वहम और जुल्म से उन्हें 2 कर दिया। झूठा सच के दूसरे खंड देश का भविष्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दशक में देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रगतिकामी भूमिका का यथार्थ एवं प्रभावपूर्ण अंकन किया गया है। जयदेवपुरी और सूद प्रतिगामी शक्तियों के प्रतिनिधि रूप में भ्रष्ट राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करता है और तारा जैसी क्रांतिकारी चेतना से युक्त विकास की राह पर चलने वाली स्त्री भी सुख समृद्धि एवं प्रभाव की लिप्सा में पड़कर विडंबना का दुखद उदाहरण प्रस्तुत करती है। कर्म कर्म की रट लगाने वाले प्रधानमंत्री स्वयं केवल भाषण का सहारा लेते और फिजूल खर्ची का भीषण उदाहरण प्रस्तुत करते दिखते हैं। कुल मिलाकर विस्तृत चित्र फलक पर यशपाल दिखलाते हैं कि देश का भविष्य अंततः देश की सामान्य जनता के ही हाथों में है, जो समग्र स्थितियों का अवलोकन कर सकी, वस्तु स्थिति को पहचान सके। इसलिए यशपाल विभिन्न स्थितियों का चित्र उकेरते हैं, किसी पात्र का एक रैखिक या आदर्शवादी चित्रण नहीं करते हैं, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में ऐसा हो पाना काम्य तो है परंतु बहुधा संभव नहीं हो पाता है। इस उपन्यास में देश की दुरावस्था के लिए जनता की अंदरूनी कमजोरियों एवं निर्जीवता को भी काफ़ी उत्तरदायी दिखलाया गया है, परंतु यह उपन्यास के अंत तक जाकर यह प्रमाणित होता है कि यह चित्रण वस्तुतः वस्तु स्थिति की सही पहचान करवाने के उद्देश्य से ही किया गया है
उपन्यास के अंत में कांग्रेस के भ्रष्टाचारी परंतु प्रबलता प्राप्त नेता सूद चुनाव हार जाता है और इस परिणाम पर डॉक्टर नाथ गंभीर होकर टिप्पणी करता है, गिल, अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है।